सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी। खूब गरजते खूब चमकते, और करते वर्षा भारी। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रत्न, तुम एक एक बूंद बचाओ। तुम एक एक बूंद बचाओ। बच्चों, अभी अभी आपने एक बहुत ही अच्छी कविता सुनी, उसके साथ आपने कुछ नारे भी देखे। इन सब को देख के आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, आइए आज हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 जल पर अध्ययन करेंगे। जल यह क्या है? बच्चों, हमारी आवश्यकताओं में हम भोजन, जल और आवास, इन तीनों को सबसे जरूरी आवश्यकता समझते हैं। लेकिन बच्चों, आपको जानना चाहिए कि जिस भोजन को हम 1 नंबर पर रख रहे हैं, उस भोजन के बिना हम 5-6 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना हम शायद 1 या 2 दिन भी जीवित नहीं रह सकते। यह है पानी की असली महत्ता। आइए हम इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। अगर पानी नहीं मिले, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? आपने कभी सोचा? आसानी से आप सोच सकते हैं। इसके लिए आपको विचार करना होगा कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें आप पानी से करते हैं। हम पानी का इस्तेमाल पीने में करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम भोजन बनाने में करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम ब्रश करने में करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम स्नान करने में करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम अपने कपड़े धोने में करते हैं, और कृषि कार्य में सिंचाई में करते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं। इस तरह पानी का बहुत सारा इस्तेमाल है। अब आप बहुत जगह देखते होंगे, अभी तो बरसात चल रहा है, ठीक इसके पहले गर्मियाँ थी। गर्मियों में बहुत जगह आप देखते हैं कि कुआं, तालाब, नाले सभी सूख जाते हैं। चापाकलों में भी पानी आना बंद हो जाता है। आपने कभी सोचा उन्हें किस कठिनाई से गुजरना पड़ता है? हम पेपर में, समाचार पत्रों में या टीवी इत्यादि के समाचारों में देखते रहते हैं कि फलाना शहर, फलाना गांव भीषण जल संकट से गुजर रहा है। आखिर यह स्थिति क्यों? आइए इस पर भी हम कुछ चर्चा करते हैं। आपके पाठ में कुछ सारणियाँ दी हुई हैं जिस पर आप पानी की उपयोगिता के विषय में उस चार्ट को आप पूरा करेंगे कि पानी का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं और किस काम में आप कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक आकलन करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि आप दिन भर में कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं। और उस अंदाज़ा के साथ बच्चों एक चीज़ और आपको सोचना है कि उन कामों को करने में वास्तव में आप कितना पानी का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं और कितना पानी आप बर्बाद कर रहे हैं। अब है कि अब हमने कहा पानी बहुत ही उपयोगी है, जल ही जीवन है। इस पर हम देखते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। हम पानी चापाकल से लेते हैं, हम पानी कुएं से निकालते हैं,
ये क्या है? ये भूमिगत जल स्रोत है, अर्थात यह पानी जो हमें कुआं से या चापाकल से मिल रहा है या कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से आ रहा है। कुछ जल स्रोत हैं जो खुले हैं, जैसे तालाब, झरना, नदी नाले। यह जो भूमिगत जल स्रोत है उसमें पानी कहाँ से आता है, इस पर हमें विचार करना है। एक बहुत ही अच्छी कविता का चर्चा आपके पाठ में किया गया है। काले मेघा पानी तो बरसा रे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा। इस वीडियो के अंत में इस कविता को भी मैंने दिया है, आप उसे भी सुने, अच्छा लगेगा। अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि गर्मी के दिनों में नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, पानी कहाँ चला जाता है। बच्चों, इस पृथ्वी का 2/3 भाग, इस पृथ्वी का 2/3 भाग जल है, यानी सिर्फ 1/3 भाग में ही जमीन है। अर्थात आप सोच सकते हैं कि जल की तो मात्रा बहुत अधिक है, फिर भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। आखिर क्या परिस्थितियां हैं, ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। 2/3 भाग जल है, वह क्या है? आपने महासागरों के विषय में पढ़ा है भूगोल में। अधिकांश हिस्सा जो है वह समुद्र का है और महासागरों का है, जिनका पानी खारा होता है, नमकीन होता है। महासागरों का पानी नमकीन होता है, जिन्हें हम न तो नहाने के काम में इस्तेमाल ला पाते हैं और न पीने के ही काम में। खारा, नमकीन, जिसमें लवण मिला हुआ आता है, यानी नमक। इस पानी को न हम नहाने के काम में ला सकते हैं, न पीने के काम में ला सकते हैं, और न तो कल कारखानों में ही इसका उपयोग हो पाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे उपयोग के काबिल जो जल है उसकी मात्रा बहुत सीमित है। इसीलिए बार बार कहा जाता है जल ही जीवन है, जल कीमती है, इसे बचा के इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि समुद्र का जल खारा है, लेकिन आपके कुएं का जल या आपके चापाकल का जल कभी खारा क्यों नहीं होता है? इसे समझने के लिए एक प्रयोग दिया हुआ है आपकी किताब में। एक जार में छोटा मोंगला जार ले लेना है, अचार वगैरह बनाने के लिए जार हमारे यहाँ होता है। उसमें हम नीचे कुछ कंकड़ बड़े बड़े टुकड़े डाल देंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बालू डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, उसमें हम पानी पटा लेंगे और 2-3 छोटे छोटे पौधे उसमें हम लगा देंगे और उस जार के ढक्कन को कसकर बंद कर देंगे। जार को हम 2-3 दिनों के लिए धूप में छोड़ देते हैं। बच्चों, आपको गौर करना है क्या होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे कि जार के दीवारों पर जलवाष्प जम रहा है। आइए इसे और हम आगे ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि हमारा 2/3 हिस्सा जल है, उसके बाद हमें पानी की कमी महसूस होती है। बच्चों, हम कुएं से लगातार पानी निकालते रहते हैं, चापाकल से लगातार पानी हम निकालते रहते हैं। क्या इनका पानी खत्म हो जाता है? हो सकता है आप में से कुछ का जवाब हाँ में हो, कुछ का जवाब नहीं में हो। मैं पूछना चाहूँगा, जो कह रहे हैं कि नहीं पानी कभी खत्म नहीं होता है, तो आखिर उन कुओं में पानी आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा जल चक्रण को। जल चक्रण या जल चक्र यह क्या है? आप अपना कपड़ा धोते हैं और उसे फैला देते हैं। आप देखते हैं घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में
आपका कपड़ा सूख जाता है। यह पानी कहाँ गया? यह पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, आपका कपड़ा तब सूख जाता है। जब खाना बन रहा होता है या बर्तन में पानी उबल रहा है, आप देखते हैं कि वाष्प बन के पानी उड़ते रहता है। इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पन करते हैं, यानी पानी भाप बन के उड़ रहा है। और आप इसके लिए प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक गिलास में आप गर्म पानी ले लें या एक बर्तन में गर्म पानी ले लें और उसके ऊपर एक प्लेट रख दें, ढक दें। प्लेट के ऊपर कुछ आप बर्फ के टुकड़े डाल दें। कुछ देर में आप देखेंगे कि उस प्लेट के किनारे से कुछ वाष्पनुमा बादल जैसा निकल रहा है। बादल जैसा निकल रहा है। यह क्या है? आप गर्मियों में दुकान से ठंडे का बोतल लाते हैं। दुकानदार क्या करता है? फ्रिज से निकाल के आपको ठंडा का बोतल देता है, पूरा सूखा हुआ बोतल। दुकानदारों की आदत होती है कि वह कोई भी सामान देता है तो उसे कपड़े से साफ करके देता है। बोतल आपके हाथ में आता है, सूखा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ही देर में आप देखते हैं कि बोतल के चारों तरफ पानी की बूंदें जम गई हैं। यह पानी की बूंदें कहाँ से आई? यह जल चक्र जो है उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं और एक एक घटना पर आपको विचार करना है। बच्चों, हमने कहा कि समुद्र का पानी खारा होता है। ये हमारे कुएं या चापाकल का पानी खारा नहीं होता है। जब हम खाना बनाते हैं, सब्जियां बनती हैं, उसमें नमक मिला होता है, पानी भाप बन के उड़ता रहता है, लेकिन क्या उसके साथ सब्जियों में डाला गया नमक भी भाप बन के उड़ जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। नमक वहीं पर रहता है, सिर्फ पानी भाप बन के उड़ जाता है। यह वाष्पन होता कैसे है? चूल्हे पर तो हमने देखा कि चूल्हे के आंच से वह पानी वाष्प में बदल रहा है, लेकिन खुले में वाष्प कैसे बनता है? इसके लिए आप 2 प्लेट में थोड़ा थोड़ा पानी ले लें, बराबर मात्रा में। एक नाप से 2 प्लेटों में पानी लें। एक प्लेट को आप धूप में रखें, एक प्लेट को आप छाया में रखें और एक एक घंटे में आप अवलोकन करें कि किस प्लेट का पानी अधिक सूखा है। आप पाएंगे कि धूप में जो रखा हुआ प्लेट है उसका पानी ज़्यादा सूख रहा है, छाया में रखा हुआ प्लेट का पानी कम सूख रहा है, लेकिन दोनों प्लेटों का पानी सूख रहा है धीरे धीरे, यानी दोनों प्लेटों में वाष्पन की क्रिया हो रही है। तो यह वाष्पन की जो क्रिया होती है, जब पानी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य के ताप से पानी भाप में बदलते रहता है। लेकिन छाया में भी वाष्पन की क्रिया होती है। आप कहेंगे छाया में कैसे होता है? बच्चों, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, आसपास की हवा गर्म हो जाती है और छाया में भी वह गर्म हवा के गर्मी से छायादार जगह में भी पानी वाष्प में बदलते रहता है। यही कारण है कि दिन और रात हमेशा पानी भाप में बदलता रहता है। हमने कहा कि समुद्र का जल खारा होता है। अब पानी भाप में बदलता है। पानी भाप में बदला और फिर आगे क्या प्रक्रिया हुई? मैं जल चक्र पर चर्चा कर रहा हूं। एक वीडियो इसके साथ आपको दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी गीत उसके साथ है। आप गीत के बोलों पर भी ध्यान देंगे और इस वीडियो के एक एक तस्वीर को आप देखकर समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपने देखा इसमें बहुत सारी तस्वीरें दी गई थी जो जल संरक्षण से संबंधित थी। अब हम आते हैं कि जल चक्रण क्या है। पानी वाष्प में बदला। हम थोड़ा सा पौधों पर आते हैं। जिस तरह हम पानी की बर्बादी कर रहे हैं, क्या पौधे भी करते हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है पादपों में पोषण
के विषय में आप जानते हैं, 5वीं कक्षा से ही आप जान रहे हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के क्रम में जलवाष्प छोड़ते हैं। यानी पौधे जमीन से जो पानी लेते हैं उसका कुछ हिस्सा तो अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, बाकी को जलवाष्प के रूप में छोड़ देते हैं, जिसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पौधों ने वाष्पोत्सर्जन किया, पानी भी गर्म होकर वाष्प में बदला, यानी यहाँ भी वाष्पन हुआ। अभी मैंने ठंडे के बोतल का चर्चा किया था कि उसमें पानी, बाहर में पानी की बूंदें जम जाती है। वे पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? बच्चों, इस हवा में जो वाष्प बन के पानी का निकल रहा है वह हवा में मिला हुआ है। ठंडे के बोतल में जो अंदर का ठंडापन है, आसपास की हवा जब बोतल के संपर्क में आई तो उस ठंडापन के चलते हवा में मौजूद वाष्प जो है वह पानी की बूंदों में बदल जाता है, पानी की बूंदों में बदल जाता है, जिसे हम लोग जल कणिका भी कह सकते हैं। और वही पानी की बूंदें हमें बोतल के चारों ओर दिखाई पड़ती हैं। जब वाष्पन होता है, यह वाष्प धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और काफ़ी ऊंचाई पर जाने पर, आप जानते हैं कि धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर का तापमान घटता जाता है और काफ़ी ऊंचाई में जाने पर वह जो वाष्प है वह जल कणिकाओं में बदल जाता है, जल के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं, जल कणिका। और ये जल कणिकाएं आपस में मिलती जाती है, यह क्रिया कहलाती है संघनन। यह क्रिया कहलाता है संघनन, वाष्पन के बाद संघनन। जब ये जल कणिकाएं धीरे धीरे बड़े अमाप की, यानी बड़े आकार की बूंदों में बदलता है और भारी होता चला जाता है, और जब यह भारी होता चला जाता है तो धीरे धीरे भारी वस्तुएं नीचे गिरती हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि पानी जमीन पर आया, जमीन से वाष्प बन के ऊपर उठा और पुनः संघनन होकर नीचे आया। अब पानी की जो पानी हमारे यहाँ आता है वह पानी, कुछ पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है और शेष पानी जो जमीन नहीं सोख पाता है वह बहता हुआ सीधे नदी और नालों में जाता है, नदी और नालों होते हुए समुद्र तक चला जाता है। और जब यह पानी जाता है तो अपने साथ ढेर सारा उर्वरा शक्ति मिट्टी का, बहुत सारा मिट्टी में मिले हुए लवणों को अपने साथ लेता जाता है और समुद्र में जाके उसे छोड़ देता है। क्या होता है? समुद्र का पानी तो भाप बनकर उड़ रहा है, लेकिन वह लवण जो आसपास से बह के समुद्र में जा रहा है वह वही पड़ा रहता है, इसलिए समुद्र का पानी लगातार उसका खारापन बढ़ता जा रहा है। तो हमने ये देखा कि जल चक्रण क्या है। वाष्प होता बनता है, वाष्प से पानी ऊपर जाके ठंडा होता है, संघनन की क्रिया होती है, जल कणिकाओं में उसका रूपांतरण होता है और फिर वह बारिश के रूप में हम तक पहुंचता है। यह जल कणिकाएँ कभी कभी काफ़ी ऊंचाई पर जाती है, काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, तब जमकर बर्फ का रूप ले लेती हैं। जमकर ये बर्फ का रूप लेती हैं, जिन्हें हम ओला कहते हैं, और इस तरह से कभी कभी काफ़ी ओलावृष्टि हो जाती है और यह स्थिति काफ़ी भयावह होती है। आप आगे तस्वीर में देखें, ओलावृष्टि का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, हमने यहाँ तक तो समझा, लेकिन हमने क्या कहा कि कुछ पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है और वही पानी भूमिगत जल के रूप में हमें चापाकल या कुओं से प्राप्त होता है। लेकिन हमारी लापरवाही के कारण अभी अधिकांश बारिश का जल बहकर नदी नालों में चला जा रहा है। अगर इसे हमने नहीं रोका, इसे रोकने का एक तरीका क्या था? वन, जंगल, अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं ताकि पौधों द्वारा पानी को रोका जा सके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा जमीन के अंदर जाए ताकि भूमिगत जल का जो स्तर है वह उठे। दूसरा तरीका है कि हम वर्षा जल संरक्षण करें, वर्षा जल का संरक्षण करें।
इसके लिए आपको बहुत सारा दृश्य इस वीडियो में आप देखें। कि जिस रोज जमी पर हमारी जल न बचेगा, जिस रोज जमी पर हमारी जल न बचेगा, ये तय है कि उस रोज अपना कल न बचेगा। जिस रोज जमी पर हमारी जल न बचेगा, ये तय है कि उस रोज अपना कल न बचेगा। आओ बताता हूँ मैं तुम्हें जल की कहानी, आओ बताता हूँ मैं तुम्हें जल की कहानी। चलती है इससे सबकी ही सांसों की रवानी, इसके बिना चल ही नहीं सकता है अपना काम। हो जाएगी पानी के बिना जिंदगी तमाम। सब प्राणियों की जान का आधार है जल ही, जीवन की कहानी का फकत सार है जल ही। अब भी सचेत हो के जो पानी न बचाया, जीवन की बात छोड़ो एक पल न बचेगा। जिस रोज जमी पर हमारी जल न बचे। जल संरक्षण का बहुत सारा तरीका इसमें बताया गया है। अगर हमने जल को नहीं बचाया, जल संरक्षण के तरीका को हमने इस्तेमाल नहीं किया, अभी झारखंड सरकार डोभा बना रही है। लोगों को लगता है कि यह वाहियात है, लेकिन यह जल संरक्षण का बहुत अच्छा उपाय है। अगर अपने आसपास में, अपने छतों में जब जमा होने वाले पानी को, जो बरसात में हमारे छत में पानी गिरता है, अगर उस पानी को सिर्फ हम अपने घर के पास कहीं इकट्ठा कर लें, भूमि में उसे उतारने का प्रयास करें, तो शायद हमारे आसपास का जल स्रोत नहीं सूखेगा। और इसी सिद्धांत पर झारखंड सरकार डोभा का निर्माण कर रही है। झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है और अधिकांश पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है। और यही कारण है कि झारखंड का अधिकतर जिला सुखाड़ के प्रभाव में रहता है। सुखाड़ का प्रभाव क्या है? जहाँ बारिश कम होती है या पानी की कमी हो जाती है, उस एरिया में पीने का पानी, सिंचाई का पानी कम पड़ जाता है, वह एरिया क्षेत्र सुखाड़ क्षेत्र कहलाता है। इस अगर जल संरक्षण के तरीकों का हम इस्तेमाल में लाएं, अगर इससे हम अधिक से अधिक इसका प्रचार करें, अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हों, तो शायद हमारा झारखंड भी सुखाड़ से बच जाएगा। सुखाड़ के साथ कभी कभी भयानक बारिश भी हो जाती है। आपने 3 या 4 साल पहले उत्तराखंड में सुना होगा कि काफ़ी बारिश हुई, जिस कारण भयानक बाढ़ आई। तो कभी कभी अति बारिश वृष्टि से भी तबाही होती है, सुखाड़ से तो तबाही होती ही है। तो अतिवृष्टि को तो हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु सुखाड़ से बचने के लिए हमें जल संरक्षण के सभी उपायों को इस्तेमाल में लाना है। बच्चों, सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। नहीं उगेगा दाना दुनका, हो जाएंगे खेत वीरान। उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी। हरी भरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी। खूब गरजते खूब चमकते, और करते वर्षा भारी। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ। पानी है अनमोल रत्न, तुम एक एक बूंद बचाओ। तुम एक एक बूंद बचाओ। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे। धरती को रंग धानी दे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे।
भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल झमक छैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल झमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे, 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 काले मेघा पानी। जो जल ही जीवन है, इसकी कीमत को समझें और अधिक से अधिक जल बचाने का यथासंभव प्रयास करें। धन्यवाद।